बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 रुकनी आईनी बेंच के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इतराज़ आयद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तों की नजर सानी दरख्वास्तों से मुतल्लिक तश्कील दिए जाने वाले 11 रुकनी आईनी बेंच के ऊपर एतराज़ आयद कर दिया और अपनी दरख्वास्त में इस्तदा की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 12 जुलाई 2024 का फैसला दिया, अक्सरियती जजेस में वो शामिल हैं, उनकी सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए। बेंच तश्कील देने का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजा जाए। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि वो जजेस जिन्होंने 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया, उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तों की नजर सानी दरख्वास्तें वही बेंच सुन सकता है जिसने इस हवाले से पहले फैसला जारी कर दिया। अब ये जो एतराज़ आयद किया गया इस केस में, ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी दरख्वास्त के अंदर लिख दिया कि वही जजेस नजर सानी की दरख्वास्तें सुन सकते हैं जिन्होंने इस हवाले से पहले फैसला जारी किया। इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने अपनी अदालत से तौहीन अदालत केस लार्जर बेंच मुंतकिल होने पर शदीद बरहमी का और नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जजेस के दरमियान इख्तलाफ है। मैं ये क्यों ना कहूँ कि जजेस के दरमियान इख्तलाफ है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को पता है कि जजेस में इख्तलाफ है। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जजेस में तनाज़ा है और मैं ये दिखावा क्यों करूं कि जजेस में तनाज़ा नहीं है। सबसे पहले तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो उन्होंने जजेस के हवाले से बात किया और उन्होंने अपनी अदालत से लार्जर बेंच में तौहीन अदालत केस मुंतकिल होने पर जो शदीद बरहमी का इजहार किया, इस हवाले से उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली है जज साहब ने, और उनको बड़ा जो है वो शदीद किस्म का, आप समझ लें कि उनको बड़ा एक वो सदमा भी पहुंचा और उनको बड़ा बुरा भी लगा कि मेरी अदालत से तौहीन अदालत केस जो है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में क्यों मुंतकिल किया गया। उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जजेस में तनाज़ा है, तो मैं ये क्यों कहूँ कि जजेस में तनाज़ा नहीं है। वो इस केस की समाअत के दौरान ये जो रिमार्क्स हैं वो इस हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने जो बात की है इस हवाले से मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपनी अदालत से तौहीन अदालत केस बगैर रजामंदी के लार्जर बेंच को मुंतकिल करने के खिलाफ डिप्टी रजिस्ट्रार और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत अज खुद केस की समाअत की। दौरान समाअत इंकशाफ हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से तौहीन अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने का ऑर्डर जारी हुआ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि आप डिवीजन बेंच का ऑर्डर बता रहे हैं कि इस अदालत को तौहीन अदालत केस चलाने से रोक दिया गया। ये तो डिवीजन बेंच की जानिब से इख्तियार से शदीद तजावुज़ किया गया तयशुदा कानून है कि एक जज के अबूरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं होती। डिवीजन बेंच का ये ऑर्डर अपने सीनियर साथी जजेस की अथॉरिटी के खिलाफ है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि मैं अगर इख्तियार के इस तजावुज़ को तस्लीम कर लूँ तो साइलिन को मेरी अदालत पर क्यों एतमाद रहेगा। उन्होंने सवाल किया। फिर वो कहते हैं कि मेरी अदालत से ऑर्डर जारी पर कोई अमल दरामद क्यों करेगा, ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों होगा कि जिस समय मैं तौहीन अदालत का शोकॉज जारी करता हूँ वो डिवीजन बेंच मुअत्तल कर देगा। एक बात वाज़ेह कर दूं कि मुझे अकेले इस कमरे में बैठकर दिखावा करना पड़ा कि सामने लोग बैठे हैं, फिर भी ऑर्डर लिखूंगा। अदालत ने एडिशनल व डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि आपने इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने वाली बात अदालत से क्यों छुपाई। इन्होंने कहा कि इन्होंने आपको सुना और समझ लिया कि मैं गलत हूँ, मुझे कानून आता नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजाक बना रहे हैं। सवाल किया, मैंने आपको तसल्ली दी थी कि आपको परेशान नहीं होना, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। आपने फिर भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी या फिर आपको अपील दायर करने के लिए मजबूर किया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि यहाँ चाहे सरदार एजाज बैठा हो या कोई और जज हो, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 5 है। जब डिवीजन बेंच में केस आया तो इस अदालत की नुमाइंदगी कहाँ है।
انہوں نے سوال کیا کہ اس عدالت کی نمائندگی کا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یک طرفہ آرڈر ہوا ہے, جب آرڈر ہو گیا تو اس عدالت کے سامنے لایا گیا, یہ کارروائی روک دی گئی. سنگل بینچ کے عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت ہی نہیں ہے. حیران ہوں کہ ایڈیشنل و ڈپٹی رجسٹرار 30 سالہ سروس کے بعد بھی اس بات سے لاعلم تھے. جج نے کہا کہ ڈویژن بینچ کو بھی معلوم نہیں کہ عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں, تو میں توہین عدالت کی یہ کارروائی آگے بڑھاؤں گا اور فیصلہ لکھوں گا کہ چیف جسٹس کے پاس ایک جج سے توہین عدالت کیس واپس لینے کا اختیار ہے. سوال کیا, یہ اس ادارے کی بنیاد پر زوردار حملہ ہے, جج صاحب کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ عدالتی معاون فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ڈویژن بینچ کے آرڈر میں ابہام ہے, وضاحت تک ایڈیشنل اور ڈپٹی رجسٹرار کی حد تک کارروائی آگے نہ بڑھائی جائے. اس طرح تاثر جاتا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کے ججز میں تنازع ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ ججز میں تنازع ہے, میں کیوں دکھاوا کروں کہ تنازع نہیں ہے. دا گلوبز آر آف. عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک مثال بن جائے گی جو دہائیوں تک چلتی رہے گی. میں نے یہ کبھی تصور نہیں کیا کہ میری کورٹ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 12 جون تک ملتوی کر دی. جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے خوفناک تھے, اور انہوں نے اس بات کا جو خدشہ ہے اس طرف نشاندہی کی کہ ایک جج کی عدالت سے دوسرے لارجر بینچ میں کیس کیسے منتقل ہو سکتا ہے. ان کا یہ سوال تھا کہ توہین عدالت کا جو کیس ہے, جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے, وہ میری عدالت سے ایک لارجر بینچ میں کیسے منتقل ہو سکتا ہے. بعد ازاں انہوں نے ڈیپٹی رجسٹرار, اس کے بعد دیگر سے جو انہوں نے سوالات کیے, پھر اس طرح عدالت میں جو بڑی گرما گرمی ہوئی. اس حوالے سے یہ جو امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی, میں نے کہا یہ میں خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا سر, وہ یہ کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل نے 11 رکنی آئینی بینچ کے اوپر اعتراض عائد کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 13 رکنی آئینی بینچ بنا تھا. جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک, 2 آنریبل ججز نے اپنی رائے دے دی, اپنا فیصلہ دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, تینوں کی نظر ثانی درخواستیں مسترد کر رہے ہیں. یہ کہہ کے مسترد کر رہے ہیں کہ 12 جولائی 2024 کا فیصلہ امپلیمنٹ کروایا جائے, عمل درآمد کروایا جائے اس پر. انہوں نے کہا کہ نظر ثانی کی درخواستوں سے پہلے وہ فیصلہ جو عدالت نے دیا, اکثریتی ججز نے دیا, اس پر عمل درآمد ہو. اب اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے جو 2 ججز کی رائے تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کا وہی 11 رکنی آئینی بینچ بنا, 2 ججز مائنس ہو گئے, 11 رکنی آئینی بینچ. اب اس پر سنی اتحاد کونسل نے اعتراض عائد کر دیا. انہوں نے کہا کہ بینچ کی تشکیل کا معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیجا جائے. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 13 رکنی لارجر بینچ بنایا جائے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے. پھر سنی اتحاد کونسل نے اپنی درخواست میں استدعا کی ہے کہ وہ ججز جنہوں نے 12 جولائی 2024 کا فیصلہ دیا, ان کو اس بینچ میں شامل کیا جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ججز شامل کیے گئے, ہم اس پر اعتراض عائد کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ سر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کیس کا فیصلہ نہ مانیں. دیکھیں, کیس کا فیصلہ تو یہی ہوگا نا کہ کیا تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل پولیٹیکل پارٹی تھی. ابھی سنی اتحاد کونسل کے وکیل صاحب نے جو لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر عدالت کے سامنے استدعا کی تھی, اور وہ یہی استدعا تھی نا کہ جی مجھے تو بینچ پر اعتراض ہے, تو پھر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر آپ کو بینچ پر اعتراض ہے تو آپ نے پہلے دن اس بینچ پر اعتراض کیوں نہیں اٹھایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نوٹس بعد میں موصول ہوا, دوسری جو پیشی تھی, جو دوسری سماعت تھی, اس پر جنگ والا معاملہ آ گیا, تیسری پر میں اب عدالت کے سامنے آیا تو میں اپنی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ سنی اتحاد کونسل نے ایک نیا پینترا بدل دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بینچ کے اوپر اعتراض ہے, ہم نے بینچ کے سامنے یہ کیس جو ہے نا اس کا فیصلہ ہی نہیں ماننا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بینچ کے اوپر اعتراض ہے. اب سنی اتحاد کونسل کے بینچ پر اعتراض کے بعد نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی گئی ہے. درخواست میں سنی اتحاد کونسل نے نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی, اور استدعا کی ہے کہ 13 رکنی بینچ
जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में तश्कील दिया जाए और नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का फैसला दिया, जबकि नजर सानी पर समात में इन जजेस को शामिल नहीं किया गया जिन्होंने 12 जुलाई को फैसला दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरख्वास्त में कहा कि जस्टिस मंसूर ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी पर समात कर सकता है। जस्टिस आयशा और जस्टिस शकील अब्बासी को निकाल कर 11 रुकनी नजर सानी नहीं सुन सकता। अब सवाल ये बनता है कि जो जस्टिस शकील अब्बासी की बात कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी पिटीशन में, सर जस्टिस शकील अब्बासी तो 12 जुलाई 2024 के फैसले में नहीं थे, वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं बने थे, वो तो उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनको तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बाद में उनके नाम की अप्रूवल दी और उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। अब उनको इस बेंच में कैसे शामिल किया जा सकता है? अगर दीगर जजेस के नाम के ऊपर इतराज है तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन में ये बात को कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि जस्टिस शकील अब्बासी को रिजर्व सीट्स की नजर सानी रिव्यू पिटीशन के बेंच में शामिल किया जाए? नहीं किया जा सकता। रिव्यू पिटीशन के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि जी वही सुन सकते हैं, वही जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया, तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की बात जो कह रहे हैं उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उस 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हेयर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की समाअत कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच दरअसल इसी जो है वो सिलसिले की कड़ी है कि तमाम जितने भी आईनी केसेस हैं वो आईनी बेंच सुनेगा। अब वो वाला रोला खत्म हो गया ना कि सिंगल बेंच के पास भेज दिया केस, उसके पास भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जब से आईनी बेंच बना है तो चीफ जस्टिस ने 26वीं आईनी तरमीम की सानवी हैसियत को तस्लीम करते हुए हलफ उठाया और इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह बने जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जुडिशल कमीशन में हुकूमत के अक्सरियती वोटों से उनके नाम की मंजूरी हुई और वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जिस मर्जी जज को रखे, जिस मर्जी जज को जिस मर्जी केस में समाअत के लिए रख दे, जिस मर्जी जज को जिस मर्जी केस के लिए जो है वो बेंच में रख दे, वो जज की स्वाबदीद है, वो आईनी बेंच की स्वाबदीद है ना। आईनी बेंच का सरबराह जिस मर्जी जज को जिस मर्जी बेंच में रखे, हम तो नहीं उस पर एतराज कर सकते। तो इसी तरह अब जो 11 रुकनी आईनी बेंच है उसके हवाले से जो खबर थी वो मैंने आपके सामने रख दी। जो लोग एतराज़ उठा रहे हैं, सर एतराज़ किसी सूरत काम नहीं आएगा। आईनी बेंच ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, किसी की शक्ल को किसी की शख्सियत को देखकर फैसला नहीं करना, ना ही किसी की पर्सनैलिटी को पसंद करके फैसला करना है। आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। अब जिन लोगों की चीखें निकल रही हैं वो इसलिए कि इलेक्शंस की पिटीशंस भी लगी हैं, नजर सानी की जो दरख्वास्तें हैं आईनी बेंच के सामने वो लगी हैं, रिजर्व सीट्स की जी के रिजर्व सीट्स किसको मिलती हैं। डेफिनेटली अब ये रिजर्व सीट्स अगर हुकूमत को मिलती हैं तो हुकूमत आइन में 2/3 से आईनी तरमीम कर सकती है। हुकूमत 2/3 से एक मैजिक फिगर गेन कर लेगी, हुकूमत के पास 2/3 आ जाएगा ना, तो जो 2/3 का एक मैजिक फिगर है वो हुकूमत के लिए आईनी तरमीम में मददगार और साजगार साबित होगा। तो सर ये जो लोग चीखें मार रहे हैं इनकी चीखें मुरीख तक सुनाई देंगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।